एक्सरसाइज नंबर 1.1 थी आपकी और क्वेश्चन नंबर 5 था। कौन सा क्वेश्चन बताना था? ठीक है, इसमें ये क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले तो ये बताएंगे हम, इससे पहले छठा वाला देख लो, पहले इसको भी बताऊंगी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा। 6 क्वेश्चन देख लो, कह रहा है इसको एक्सप्लेन करो, इन दोनों नंबर को आर द कंपोजिट नंबर। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इसमें से पहला नंबर है 6 का पहला नंबर मैं बता रही हूँ, अभी 5th क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगी, पहले 6 देख लो। 7 × 11 × 13 प्लस 13 ये एक नंबर है, हमको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, ये कंपोजिट नंबर है। कैसे करेंगे, देखो जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो पूरे एक ही टर्म गिने जाते हैं। टर्म किससे अलग होती है? प्लस या माइनस के साइन से। किससे अलग होती है? प्लस या माइनस से। 8th क्लास में हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ते थे, तो वहाँ पे हम टर्म्स को किससे काउंट करते थे? बीच में जितने साइन होते थे उस हिसाब से। ठीक है, ये पूरा एक ही टर्म है और एक टर्म ये है, मतलब ये जो पूरा नंबर लिखा हुआ है इसमें 2 टर्म है। कितने टर्म है? 2। यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से 13 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? आ रहा है कॉमन, 13 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 7 × 11 और यहाँ बचेगा 1। क्या बचेगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 13 × 77 और 1 कितना हो गया? 78। ये कैसा नंबर है? कंपोजिट। ये कैसा नंबर है? प्राइम। प्राइम इंटू कंपोजिट हमेशा कंपोजिट ही आता है। ठीक है, प्राइम इंटू कंपोजिट क्या होता है? कंपोजिट। देख लो, और एग्जांपल भी आप इसके देख सकते हो। 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कंपोजिट नंबर। क्या आएगा? कंपोजिट। ठीक है, कोई और ले लो। 3 प्राइम है, 8 कंपोजिट है, तो कंपोजिट ही आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो 2 कंपोजिट, एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा क्या आ जाता है? कंपोजिट नंबर आ जाता है। ठीक है, डस्टर। तो ये ऐसे प्रूव करेंगे। दूसरे वाले में अब आप समझ गए होंगे, दूसरे में 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसके दूसरा जो नंबर दिया उसमें क्या कॉमन ले लेंगे? 5। तो वो भी यही बन जाएगा, एक प्राइम इंटू एक कंपोजिट, तो कुल मिला के क्या आएगा? कंपोजिट। ठीक है, तो ये एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाए, कोई और क्वेश्चन बना दिया जाए ऐसा ही। ठीक है, कोई और क्वेश्चन ऐसा ही बना सकते हैं। अब देखो, ये कह रहा है चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, क्या कभी भी 6 रेज़ टू पावर n, 6 रेज़ टू पावर n मैंने 6 की कोई भी पावर कभी भी 0 से एंड हो सकती है, पूछ रहा है। पहले हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूले के तौर पे नहीं समझेंगे, पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे। n की जगह कुछ भी लगा दो। देखो, पुटिंग n इक्वल्स टू 1, 0 से भी अगर लगाओ, ठीक है, n नेचुरल नंबर का है इसमें, हाँ, तो 1 से लगाएंगे। 1, 2, 3 कुछ भी। पहले हम एग्जाम्पल ही देख रहे हैं करके। देखो, 6 रेज़ टू पावर 1 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6। 6 रेज़ टू पावर 2 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 36। 6 रेज़ टू पावर 3 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 260। ये आएगा। तो ये कह रहा है कि जब हम 6 की पावर्स निकालते जाएंगे, कहने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले मैं ये समझा रही हूँ कि 6 की कोई भी पावर क्या कभी 0 से एंड होगी, पूछ रहा है। 6 की कोई भी पावर क्या कभी 0 से एंड होगी? नहीं होगी, नहीं होगी है। क्यों नहीं होगी? कौन बताएगा क्यों नहीं होगी? क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहे। 2 × 5। वेरी गुड। ठीक है, इसका ये बैठ जाओ, वेरी गुड। इसका जो आंसर है वो ये है कि जिन भी नंबर्स के फैक्टर 2 और 5 की पावर्स की फॉर्म में आते हैं हमेशा वही 0 से एंड होते हैं। माने ये जो नंबर है, अगर इसके फैक्टर करने पर 2 और 5 आता, ये 2 और 5 की कोई पावर होती, तभी जाके ये नंबर की कोई सी भी पावर 0 से एंड हो सकती है। जैसे 6 के आप फैक्टर करेंगे ना, तो ये 2 × 3 होते हैं, इसमें 2 और 5 नहीं आता। तो जिसके भी फैक्टर में 2 और 5 की पावर नहीं आती वो कभी भी 0 से एंड नहीं है। जैसे 10 है,
10 की पावर 1 निकालेंगे तो ये हमेशा 0 से एंड होगा, क्योंकि जो 10 के फैक्टर करते हैं तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 और 5। 20 है, 20 की पावर कोई से भी निकालेंगे तो 0 से एंड होगी, क्योंकि 20 के फैक्टर क्या होता है 2 × 2 × 5, यानी 2 की पावर 2 × 5। तो जिस भी नंबर के फैक्टर्स में 2 और 5 की पावर्स आती हैं वही हमेशा किससे एंड होता है 0 से, और 6 के फैक्टर में 2 और 5 की पावर नहीं आती है, इसलिए ये 0 से एंड कभी भी नहीं होगा, चाहे इसकी कोई सी भी पावर आप निकाल लें। पहले आप ये बात लिख दें, ये इस बार के बोर्ड के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन स्टैंडर्ड के पेपर में किस में आया था स्टैंडर्ड, और कितने नंबर के लिए आया था, शायद 2 या 3 नंबर में आया था यही क्वेश्चन। ठीक है, कि 6 की कोई भी पावर क्या 0, तो उसमें बच्चों ने स्टेटमेंट लिखा था यही कि 6 के जो फैक्टर होते हैं उसमें 2 और 5 की पावर्स नहीं आती हैं, इसलिए ये कभी भी 0 से एंड नहीं होता है। और ये भी लिख देंगे आप साथ में, अगर और अच्छे से लिखना चाहिए कि इट इज़ कंपल्सरी दैट देयर शुड बी पावर्स ऑफ 2 and 5 इन द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर, तभी वो 0 से एंड होगा। उसके बाद और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है तो एक दो एग्जाम्पल भी दे दो, मतलब 6 की 2-3 पावर निकाल के भी दिखा दो, समझ में आ रही है? तो ये ऐसे करना है, क्लियर है सबको? अब किसी क्वेश्चन को अगर बदल के पूछ लिया जाए आपसे, या आपसे पूछे क्या 8 की कोई पावर एंड हो सकती है, 8 की पावर एंड कभी 0 आएगा नहीं आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन को बदल के भी पूछा जा सकता है। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि 0 से वही नंबर एंड होते हैं जो 2 और 5 की पावर जिनके फैक्टर्स में आते हैं। क्लियर है? अगला, there is a circular path around a sports field, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स का फील्ड है, उसके किनारे किनारे सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इसके लिए हमेशा क्या निकालते हैं, LCM। इनका LCM जितना होगा उतनी ही देर बाद ये क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में इस बार आया था। शायद डिजिट्स अलग थी, डिजिट क्या थी, अलग थी, या यही डिजिट थी शायद। 36 इसका आंसर तो नहीं है, 36 है, तो यही क्वेश्चन आया। 36 मिनट्स के बाद वो दोबारा मिलेंगे, यही क्वेश्चन सेम। ये देखो दोनों क्वेश्चन लाइन से आ गए हैं इसी वाली एक्सरसाइज से, ठीक है? तो ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस बार आए थे। अब क्वेश्चन ही यही बचे हैं, सिलेबस इतना कम कर दिया तो यही आएगा, और आएगा क्या? एक्सरसाइज 1.1 इज नाउ कंप्लीटेड। डू एनीवन हैव एनी डाउट? क्या किसी को कोई डाउट है इस एक्सरसाइज के लिए? सारे क्वेश्चन क्लियर हैं, कर लेंगे आप आसानी से? ठीक है, अब आ जाइए आगे। अब यहाँ से ये वो चीज़ है जो मैंने कल आपको बताई थी कि इरेशनल नंबर को आप कैसे पहचानते हैं, ठीक है? इरेशनल नंबर को कैसे पहचानते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ये भी एग्जाम में आया था इस बार, ये नहीं आया था, मतलब इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन आया था। देखो किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पहले ये समझ लीजिए। आएगा प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, या प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, या प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, या प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर, या प्रूव दैट √11 इज एन। कुछ भी आ जाए, दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगा के कह दे कि इसको इरेशनल प्रूव, सबका प्रोसीजर सेम टू सेम एक ही है, रट्टा मारना। इसको रट लेना है प्रोसीजर को, मेथड को समझ लेना है, और प्रोसीजर सब में एक ही फॉलो होगा, ठीक है? समझ में आ गई बात? दूसरा क्वेश्चन, ये तो सिंगल नंबर के लिए आ जाएगा, या ये आ जाएगा कि √2 + 7 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करो, या √3 - 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करो। तो इस बार ऐसा क्वेश्चन आया था 3 नंबर, ये क्वेश्चन आया था, ये नहीं आया था, ये आया था। ये आ जाए तो और भी आसान, ये इससे भी आसान है, ये इससे भी आसान है, ये थोड़ा सा टफ है। इसको बहुत ध्यान से देखिए, मैं √2 बता रही हूँ, आपने कॉपी में √3 √5 करना है। मैं क्या बताऊँगी, √2, आपने √3 और √5 खुद से करना है, ठीक है? देखिए कैसे करेंगे इसको एक पूरा सेट प्रोसीजर इसका है, वो पूरा याद रखना है। अभी आपको कुछ भी लिखना नहीं है, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन बोर्ड, ठीक है?
देखो मैथमेटिक्स में बहुत बार ऐसा होता है कि हमको जो प्रूव करना होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, क्लास 8 9th में भी बताया होगा, कि उसका उल्टा सपोज कर लेते हैं। जैसे मान लिया हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, तो सपोज हम क्या कर लेंगे, मान लिया कि ये रेशनल है, और जो हम सपोज करेंगे उसको लास्ट में गलत साबित कर देंगे। मतलब सपोज हम क्या करेंगे कि ये रेशनल है, और करते 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 इस बात को गलत साबित कर देंगे कि ये रेशनल है। तो जब ये गलत साबित हो गया कि ये रेशनल है, तो इसकी उल्टी बात यानी कि ये इरेशनल है, ये सही साबित हो जाएगी। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर है ये करने का। कुछ क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली करते हैं, जो प्रूव करना है उसी को प्रूव करते हैं। कुछ को हम इनडायरेक्टली करते हैं, जो प्रूव करना है उसका उल्टा प्रूव करना शुरू करते हैं, उसको कंट्राडिक्ट कर देते हैं लास्ट में, तो उसकी उल्टी बात सच हो जाती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन आएगा, बहुत ही सेट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, आना ही आना एग्जाम। इरेशनल नंबर, देखो पहले चैप्टर से कुछ ही चीज़ है आने के लिए, और वो हमें अच्छे से सीख लेनी है, वो आनी ही आनी है। आपके PT 1 2 3 में भी आएंगी और एग्जाम में भी आएंगी। ठीक है, तो इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने का तरीका क्या है, क्योंकि बोर्ड छोटा है मैं मिटाती रहूँगी, आपने अभी कुछ भी लिख रहा है इसको बुक को साइड रख दो। अगर बुक से पढ़ना है तो घर पे जाके पढ़ा करो। ठीक है, यहाँ पे बुक से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ देखना। ठीक है, बुक को खोल के मत देखिए, बुक में कुछ खोल के देखने की आवश्यकता है, बुक बंद कर दो, बुक से ही समझना। अगर ऐसे ही समझ आ जाता तो सारे बच्चे घर ही पे पढ़ लेते हैं, टीचर की क्या आवश्यकता थी। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे लेट √2, लेट अस सपोज लिखना चाहिए वैसे, लेट अस सपोज √2 इज अ रेशनल नंबर। मान लिया कि हम ये मान लेते हैं कि √2 रेशनल है। क्या है, √2 रेशनल। अगर √2 रेशनल है तो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो कुछ भी सपोज कर लेंगे, क्योंकि आगे और भी हमें अभी वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल हम लिख देते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट √2 इक्वल्स टू R/S। P/Q लिखो, R/S लिखो, A/B लिखो, कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर R और S क्या है, इंटीजर्स। R और S क्या है, इंटीजर्स। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में? R और S इंटीजर्स हैं, और यहाँ पर S 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम कहते थे कि P और Q इंटीजर्स हैं, और Q यानी कि जिससे हम नीचे वाले नंबर को दिखा रहे हैं, डिनोमिनेटर को, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर आते हैं उसकी एक शर्त और होती है कि वो को-प्राइम होने चाहिए। को-प्राइम होने चाहिए। को-प्राइम माने जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हो सकता है R और S का कोई कॉमन फैक्टर हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो, मान लिया R और S 4/8 है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो इसको मैंने R माना, इसको मैंने S माना, इसको फिर मैं सिंप्लीफाई कर दूँगी, ये क्या आ जाएगा 1/2। तो जो 1 और 2 आए वो को-प्राइम्स है। वो क्या है, को-प्राइम। तो इसको हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा एग्जाम में तो आप डायरेक्ट सेकंड स्टेप से भी करोगे तो भी चलेगा। यहाँ मैं बुक की तरीके से आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। बुक में पहले इसने कहा कि मान लिया हम √2 को R/S लिख सकते हैं, और अब अगर R और S का कोई कॉमन फैक्टर है तो हम इसको उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो फिर जो नंबर निकल कर आएगा, जैसे यहाँ पर 1/2 निकल के आया, उसको हम क्या कह देंगे, A और B। ठीक है, तो हाँ आप लिखेंगे आफ्टर डिवाइडिंग by the common factor। मैं बिल्कुल आपको जनरल लैंग्वेज में लिखा रही हूँ, फैक्टर ऑफ R and S। मान लिया R और S का कोई कॉमन फैक्टर था और हमने उसको डिवाइड कर लिया, तो अब हमारे पास √2 इक्वल्स टू आ जाएगा। बोर्ड इतना छोटा है, इसमें लिखने में ही कुछ मजा नहीं आता। तो √2 इक्वल्स टू अब आ जाएगा लेट A/B, वेयर A एंड B आर को-प्राइम। अब ये को-प्राइम्स है, मतलब अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। अब और ज़्यादा इसमें डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रहेगा। उसके बस आप यहाँ से भी शुरू करेंगे तो भी चलेगा। आप लिखेंगे लेट √2 इज अ रेशनल नंबर
तो √2 कैन बी रिटन एज √2 इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड a एंड b आर कोप्राइम्स एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बुक में यहाँ से दिया है तो मैं आपको यहाँ से समझा दे रही हूँ। घर जाके हो सकता है आप बुक देखें तो आप कंफ्यूज हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम है, अगर ऐसा है तो मैं इसको इधर ले जा सकती हूँ, ले जा सकती हूँ ना, तो ये हो जाएगा b√2 इक्वल्स टू a, हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? b√2 इक्वल्स टू a। अब दूसरा स्टेप जो है इसका, वैसे आप इनको बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप इनको इक्वेशन लेके करना, इसको इक्वेशन 1 लिख लें आप, ठीक है। अब आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड आपको क्या कर देना है, स्क्वायर। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जहां पर भी डाउट हो आप बता देंगे, फिर उसको क्लियर करके तब आगे बढ़ेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर तो b स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो इसको 2b स्क्वायर लिख सकते हैं। b स्क्वायर 2 लिखने में थोड़ा सा अजीब दिखता है, 2b स्क्वायर जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं कि पहले नंबर और बाद में वेरिएबल, ठीक है, इक्वल्स टू a स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, किसी को थोड़ा सा आइडिया है कि इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, अगर जो b स्क्वायर है वो a स्क्वायर से डिविजिबल है 2a स्क्वायर से, तो जो a स्क्वायर, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं ये पूछ रही हूँ। अगर 2a स्क्वायर से डिविजिबल है तो 2a स्क्वायर a से भी डिविजिबल है। लैंग्वेज गलत बोल रही हूँ। 2 b और a के फैक्टर्स हैं। अच्छा सुनो, इसको थोड़ा सा समझा रही हूँ मैं, नीचे बैठो। अगर फॉर एग्जाम्पल इसको तुम समझ लो कि ये है, इसको 8 समझ लो और इसको 16 समझ लो, मतलब 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, किसी नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके कोई दूसरा नंबर मिल रहा है, ठीक है, यानी 2 को किसी से मल्टीप्लाई करके ये मिल रहा है। इसको आपने क्या समझना है, b स्क्वायर, इसको आपने क्या समझना है, a स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है, 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तभी 2 से कुछ मल्टीप्लाई करने पे a स्क्वायर आता है। क्या मतलब हुआ इसका, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, क्या मतलब हुआ, 2, यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर दिख रहा है ना, 2 16 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब हुआ, इट इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। और जब कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पर भी मैंने जो एग्जांपल दिया उससे आपको दिख रहा था कि 2 डिवाइड करता है 16 को, तो 2 इसके स्क्वायर रूट को यानी 4 को भी डिवाइड करता है, करता नहीं करता है? तो यही सेम, यही a स्क्वायर क्या है 16 और a क्या हो जाएगा 4, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 डिवाइड्स a। अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और अगर 2a को डिवाइड करेगा, एग्जाम्पल के हिसाब से हमारा a क्या है 4 ही तो है, जो मैं एग्जाम्पल दे रही थी उसके हिसाब से a क्या है 4। तो जब 2 4 को डिवाइड करता है तो हम 4 को 2 का कोई मल्टीपल लिख सकते हैं, 2 इंटू कुछ लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, इस केस में 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इस 2 को आप समझिए c और ये 4 क्या है a, तो a को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू c, क्योंकि 2a को डिवाइड करता है इसलिए a को 2 के किसी मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 2 से कुछ मल्टीप्लाई करने पर a मिलता होगा, 2 से कुछ मल्टीप्लाई करने पर a मिलता होगा, इसीलिए 2a को डिवाइड करना है। समझ में आया? कहने का मतलब इसको बहुत सिंपल भाषा में कहेंगे कि a 2 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल, चौथा मल्टीपल, कुछ भी, यानी 2 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर ही हमें a मिलता होगा, इसीलिए a इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग यानी 2 इंटू सी, ठीक है। यहाँ पे तुम उल्टा बोल रही थी कि a स्क्वायर डिवाइड्स 2, a स्क्वायर डिवाइड्स 2 नहीं, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। भाई 2 से कुछ मल्टीप्लाई करने पे a स्क्वायर मिल रहा है, इसका मतलब है कि 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है,
इसका मतलब है कि 2a² को डिवाइड करता है तो 2a को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि हम a को 2 का कोई मल्टीपल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, एग्जाम्पल के साथ में समझने पे थोड़ा इजी रहेगा। ये हो गया। अगर ऐसा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं और a की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 इसको कह दीजिए, इसको 3 कह दीजिए और इक्वेशन 3 से a की ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, a की जगह क्या रखना है 2c, लेकिन यहाँ पर a का स्क्वायर है तो a² की जगह क्या हो जाएगा 4c², क्या हो जाएगा 4c²। तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2b² इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c का स्क्वायर, यानी कि 2b² इज इक्वल टू 4c²। ठीक है, तो यानी कि b² इक्वल टू 2c, ये 2 नीचे जाके ये हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब देखो इसको और इसको देखो, अब कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको कंफ्यूजन पैदा हो रहा है तो इसको भी इसकी तरह लिख देते हैं, मतलब इसमें 2 वाला नंबर इधर था, इसमें 2 वाला नंबर उधर आ रहा है, तो हम अपने कंफ्यूजन को कम करने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, जब ऐसा आ रहा था तो हम कह रहे थे 2a² को डिवाइड करता है, इसलिए 2a को भी डिवाइड करता है। तो सेम चीज़ यहाँ भी आ रही है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि 2b² को डिवाइड करता है, इसका मतलब 2b को भी डिवाइड करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो इसके बाद हम लिख देंगे it implies that by equation 4 it implies that 2 divides b², it implies that 2 divides b, जब b² को डिवाइड करता है तो b को भी डिवाइड। थोड़ी देर पहले हमने कहा 2a को डिवाइड करता है, अब हम कह रहे हैं 2b को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 2 divides a and b both, यानी दोनों को डिवाइड कर रहा है। और जब दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इट इम्प्लाइज दैट 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a and b both। और अभी तो हमने कहा था, जब हमने इसे a/b में लिखा था तो हमने कहा था a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं। a और b तो हमने कोप्राइम्स बताए थे ना। और यहाँ पर क्या आ गया कि 2a और b का एक और कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, है ना। तो इसके बाद लिखेंगे हम, आप लिखेंगे इसके बाद इट कंट्राडिक्ट्स that a and b are co-prime है। इस बात को इसने गलत साबित कर दिया। और इससे पहले वाली बात ये थी कि √2 रेशनल है, तो ये भी गलत साबित हो गया। तो इसका मतलब जब ये ऊपर को आप हर बात गलत साबित होती जा रही है, तो इट कंट्राडिक्ट्स आवर assumption that √2 इज रेशनल। तो अगली लाइन एक और लिख देंगे, इट इम्प्लाइज दैट √2 इज एन इरेशनल। ठीक है, क्लियर है इतना? चौक है? तुम ना जितनी बड़ी क्लास में आ रहे हो उतने बदतमीज होते हो, चौक तो रखा करो। याद रखो, ये बात समझ आ गई। अब आगे सुनो, मान लिया आपको √3 प्रूव करना, तो यहाँ पर आप √3 लिख देंगे। चौक दो यार, ये चौक नहीं दो। यहाँ पर आप √3 लिख देंगे। जब ये √3 लिख देंगे तो यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ √3 आ जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 आ जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा तो यहाँ वापस 3 आ जाएगा, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ आप कह रहे हैं कि 2 डिवाइड से a² कह रहे थे, वहाँ 3 डिवाइड से a², 3 डिवाइड से देन 3 डिवाइड्स b², 3 डिवाइड्स b, यानी कि a and b आर नॉट को-प्राइम, 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a and b, देन आवर assumption इज रॉन्ग, √3 इज अ रियल। अगर 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा,
यहाँ भी 5 आ जाएगा, ठीक है, √5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अच्छा यहाँ भी 3 आएगा, दोनों पीछे गए थे, यहाँ भी 3 आएगा, दोनों ड्रॉप करेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5, तो आ जाएगा 5 divides a and b both and 5 is the common factor of a and b, therefore a and b are not co-prime, therefore our assumption is wrong, therefore √5 is in there। 7 होगा तो 7 7 आ जाएगा, इधर 7 यहाँ 49 आ जाएगा। सेम प्रोसीजर, सेम √2 कर लीजिए कॉपी में, √3 कर लीजिए, √5 कर लीजिए, √7 कर लीजिए, फिर किसी के पिताजी तुम्हें इसमें गलत साबित नहीं कर सकते। कुछ भी आ जाए तुम कर लोगे, √11 आ जाए, √13 आ जाए, कुछ आ जाए, एक ही प्रोसीजर है। लेकिन आपको ये मेथड कब रटेगा, जब आप 3-4 चीजें करेंगे। √2 को भी करिए, √3 कॉपी में जितने ज़्यादा कर सकते हैं, √2, √3, √5, 3 तो आपको करना ही है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, आपको कॉपी में जब करना है, आपको एक बार आप इसको देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे इसमें ट्यूशन जा रहे होंगे, कौन कौन जा रहे हैं, जिन्होंने ये पढ़ लिया, पहले पढ़ लिया है, एक बार आपने ट्यूशन में पढ़ लिया, एक बार मैंने बता दिया आपको। हो सकता है दोनों में आपको घिचर पिचर हो गई हो, ट्यूशन में अलग मेथड से बताया हो, मैंने अलग मेथड से बताया हो, लेकिन आपको मेथड पे नहीं जाना, मेथड एक ही है, थोड़ा बताने का तरीका अलग हो सकता है, मेथड एक ही है। तो आप इसको रिवाइज करें, बुक से रिवाइज कर लें, एक बार वीडियो को और देख लें, समझ लें, उसके बाद साइड में रखें बुक, साइड में रखें फ़ोन, साइड में रखें सॉल्यूशन, अपनी बुक किताब पकड़ें, ऊपर से कॉपी पकड़ें, किताब भी ना पकड़ें, कॉपी पकड़ें, कॉपी में लिखें प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, अपने दिमाग में रिकॉल करें, फटाफट स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करें। √2 को करिए, √3 को करिए, √5 को करिए, एक बार रफ कॉपी में करिए, फिर फेयर कॉपी में करिए, फिर मिला लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। लैंग्वेज में देखो, बुक की लैंग्वेज में, यहाँ मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है और ज़रूरी यही है कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, गलत नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट। बुक में कई चीज़ें बहुत खिचड़ी करके लिखी होती है, हमें बुक से देख के बड़ा टिपिकल लगता है देखने के लिए, ठीक है। तो आप अपनी लैंग्वेज में कंसेप्ट को पकड़िए, कंसेप्ट को समझिए कि कहना क्या है। स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज आप अपनी यूज़ कर सकते हो, मेथड गलत नहीं होना चाहिए, स्टेप्स गलत नहीं होने चाहिए, स्टेप्स वही होने चाहिए, ठीक है। बात समझ आ रही है? किसी को डाउट है इसमें? कर लेंगे। आज का टास्क क्या है आपका, एक तो एक्सरसाइज पूरी करनी है 1.1 और 1.2 में आपको √5 दिया है, √5 दिया ना प्रूफ करने के लिए, लेकिन आपने √2, √3, √5 तीनों कर लेने हैं, ठीक है। आप देखो, एक मैं और थोड़ा सा बता दे रही हूँ क्योंकि इसका सेकंड क्वेश्चन आप कर लेंगे। देखो 3 + 2 √5 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है। जल्दी देखो, मैं 1 मिनट में बता रही हूँ इसको। ये ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको यहाँ लिख के बताए थे, कई सारे चेंज होके आते हैं। 3+ क्या है, 3+ चौक वो है, उसके नीचे चौक देखो जाओ, कल मैंने ही रखी। 3 + 2 √5 यही है ना, इसको आप इस इरेशनल प्रूफ करना है। तो आप इसमें सपोज कर लेंगे लेट दिस इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो 3 + 2 √5 को आप a/b लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे √5 रूट वाले नंबर को छोड़ के सब उधर ले जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2 √5 इज इक्वल टू a/b -3, ठीक है। तो √5 इज इक्वल टू 2 और आ जाएगा इसके नीचे, यानी a/b, या इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा a - 3b, एलसीएम लेंगे तो अपॉन b, फिर अगली लाइन में 2 इधर लाएंगे तो 2b हो जाएगा, ठीक है। ये सारे रेशनल, ये पूरा रेशनल है, ये पूरा क्या है, रेशनल। a और b को तो हमने रेशनल माना ही था, a/b को तो रेशनल माना ही था। 3 रेशनल नंबर ही होता है, रेशनल में से रेशनल माइनस करेंगे रेशनल ही आता है, ये पूरा रेशनल है। तो आप लिखना यहाँ जब इतने पे पहुँच जाएं, उसके बाद आप लिखना वी सी दैट राइट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज अ रेशनल नंबर बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल एंड इरेशनल कांट बी इक्वल टू रेशनल। इसके बाद वाली लाइन में आप इसमें नॉट इक्वल टू लगाएंगे, इसके बाद कि कभी भी एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, देयरफॉर अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी शुरुआत ही गलत थी, इट मीन्स दिस इज अ इरेशनल। और एक बच्चे, ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एक बच्चे ने तो बहुत ही सरल तरीके से कर दिया, मैंने नंबर दे दिए उसको, 2 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने 2 पूरे दे दिए, उसने इतना तामझाम ही नहीं करा, उसने लिखा कि वी नो दैट इफ वी ऐड
any rational number or irrational number in an irrational number it becomes irrational। मतलब रेशनल नंबर के साथ आप कोई भी इरेशनल नंबर घटाओ, जोड़ो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो हमेशा इरेशनल ही हो जाता है। तो ये तो रेशनल था ही, इसके साथ हम क्या जोड़ रहे हैं, इरेशनल जोड़ रहे हैं। तो रेशनल के साथ हमेशा इरेशनल जोड़ने पर क्या आ जाता है, रेशनल, इरेशनल आ जाता है। रेशनल में से इरेशनल घटा दें, जोड़ दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, वो क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। उसने यही लिखा, 3-4 लाइन में लिखा था, मुझे ठीक लगा, मैंने उसको नंबर पूरे दे दिए। पर हमेशा एग्जामिनर दे दे ऐसा नहीं, वो कंसेप्ट उसका सही था, ठीक है, लेकिन मेथड ये है इसको करना। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करना।